नमस्कार। विजन वर्ल्ड के खास कार्यक्रम मुद्दों के महाशो आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आर पार में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक पर। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में शह मात का खेल चल रहा है। जिस तरीके से शिवराज सिंह ने विपक्ष पर दांव खेला, इससे ये तो साफ है कि शिवराज को इस बात का अंदाजा पहले ही लग चुका था, जिसकी बिसात उन्होंने पहले ही बिछाकर चाल चलने की तैयारियां कर ली थी। और यही कारण था कि अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरकार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने खास प्रोग्राम आर पार में शह और मात। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों कांग्रेस ने जिस तरह से शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार और राघव जी सीडी कांड और कई मामलों को लेकर दबाव बनाया था, वो सब चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने पल भर में चकनाचूर कर दिया और कांग्रेस एक बार फिर शिवराज के आगे नतमस्तक हो गई। आखिर सवाल ये उठता है कि जब राकेश चौधरी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में शामिल मुद्दों से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने इससे पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया, जबकि वो कांग्रेस नेताओं के साथ सदन में ही क्यों विरोध कर बैठे? चौधरी राकेश सिंह किस बात का इंतजार कर रहे थे? कभी विधानसभा में बीजेपी का जमकर विरोध करने वाले चौधरी राकेश सिंह की विचारधारा एकदम बीजेपी से कैसे मिल गई, या फिर इसकी फील्डिंग पहले ही सच चुकी थी? क्या बीजेपी नहीं चाहती थी कि चौधरी राकेश सिंह ऐसा करें? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुझे ये लगा कि मैं इनके बीच में रहकर सुरक्षित नहीं हूँ। ये लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं और मैंने सही समय पर, मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा, अपनी चातुरता का परिचय दिया। जब नेता प्रतिपक्ष मुझे कांग्रेस से निकालने की बात कर रहे थे हाउस में, मुख्यमंत्री जी ने सुना, क्योंकि मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से, मेरे पिता एमएलए रहे थे और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए मुझे निर्णय करने में 2 मिनट का समय लगा। जी हां, ये है पूर्व कांग्रेसी नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जिन्होंने अब बीजेपी में शामिल होकर राज्य में जनता की सेवा का ठेका लिया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री राघव जी सीडी कांड के चलते मुसीबत में घिरी सत्तारूढ़ बीजेपी और सरकार के लिए कांग्रेस के विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी मसीहा बन गए। उन्होंने न केवल कांग्रेस के विधानसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकाल दी, बल्कि कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने 13वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जरिए सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार, अवैध खनन से लेकर शिवराज के परिजनों के खिलाफ खुलकर आरोप लगाने की तैयारी में थी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती इससे पहले ही कांग्रेस विधायक और विधानसभा में उपनेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने ही अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर दिया। उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी। जिन मसलों को वे अविश्वास प्रस्ताव में लाना चाहते थे, उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। मैंने कहा कि इनको सम्मिलित करना चाहिए। जब नहीं किया, मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद मैंने मन से पूरी बात कही। स्वाभाविक रूप से मैंने कांग्रेस में बहुत बड़ा कैरियर निभाया है। मैंने 23 वर्ष 1990 से लेकर 4 बार विधायक रहा हूँ, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों और संस्कारों से समझौता करने के लिए कही। मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, संस्कारवादी हूँ। मेरा पैतृक जो
व्यवहार है वो एक संस्कारवान रहा है। मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। राजमाता स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया ने उनको खुद आगे बढ़कर उनको टिकट 1980 में विधानसभा की दी थी, जहां से वो भिंड से विधायक निर्वाचित। इनके इस कारनामे से कांग्रेस अपनी चाल में खुद ही फंस गई। राकेश सिंह के इस बयान से शिवराज को संभलने का मौका मिल गया। आखिर इसके पीछे तर्क था कि जब कांग्रेस नेता ही अविश्वास पर विश्वास में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव कैसा? इस प्रकार जब अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले नेता हैं, वो भी जब अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं तो समूचा विपक्ष उनके साथ होता है, और जब समूचा विपक्ष साथ होता है और वो समूचे मंत्रिमंडल पर आरोपित करता है, इसमें यदि ऐसी घटना हो जाए कि उनका ही उपनेता उस अविश्वास प्रस्ताव पे अविश्वास प्रकट करे, तो वह अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ लाया जाता है वो शून्य हो जाता है। और इसलिए उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि जब आप जिस दल का नेतृत्व कर रहे हैं उस दल में आपके पास विश्वास नहीं, तो आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरे दल के नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। इससे पहले कांग्रेस ने जिस तरह शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार और राघव जी सीडी कांड और कई मामलों को लेकर दबाव बनाया था, पल भर में सब चकनाचूर हो गया और कांग्रेस एक बार फिर शिवराज के आगे नतमस्तक हो गई। आखिर सवाल ये उठता है कि जब राकेश चौधरी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में शामिल मुद्दों से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने इससे पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया, जबकि वो कांग्रेस नेताओं के साथ सदन में ही क्यों विरोध कर बैठे? अगर राकेश सिंह को इन सब मुद्दों से परेशानी थी, तो इस पर पहले चर्चा क्यों नहीं की गई? चौधरी राकेश सिंह किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि पार्टी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहती है, या फिर वो किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे? आखिर जो भी हुआ हो, राकेश सिंह की इस हरकत से ये तो साफ है कि इसकी फील्डिंग पहले ही सज चुकी थी। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि चौधरी राकेश सिंह ऐसा करें। मौका आने पर ही चौका मारा जाएगा। आखिर में वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश की राजनीति में आया उफान अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के बाद विधानसभा को खत्म किए जाने की, समाप्ति की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी अभी चर्चाएं चल रही हैं। राज्यपाल दिल्ली होकर आए हैं। इसके अलावा ईश्वरदास रोहाणी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि विधानसभा फिर से लगाई जाए और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जो कांग्रेस लाना चाहती थी वो लाया जा सकता है या नहीं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वाहिद नसीम। नसीम साहब, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डीके जैन साहब। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। वाहिद साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जब कराई जाने की बात थी, ये बात कांग्रेस ने कह दी थी, विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की जानकारी दे दी गई थी, बावजूद इसके सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा, एक सदस्य द्वारा अगर विरोध जता दिया गया, तो आपको लगता है किसी नियम के तहत ये अविश्वास प्रस्ताव को टाल दिया गया? किस नियम के तहत? दरअसल क्या है प्रदीप जी, हम जिस मसले पर बातचीत आज कर रहे हैं, आप जिस एंगल पर जा रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा दरकिनार कर दें, मुझे लगता है कि मीडिया में बहुत कुछ चर्चा इस पर हो चुकी है। इसके नैतिक और अनैतिक आधारों पर चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर सवाल नैतिक और अनैतिक चीज़ों का नहीं हुआ है। सवाल ये है कि बेसिकली ये जाल क्यों बिछाया गया और इस जाल के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी और भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ से बचना चाहती थी। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब रही। अपने मकसद में कामयाब इसलिए रही कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो संसद में, सदन में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा। ये यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक जोशी ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी सामने, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति चली जिसके चलते हाल फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति शायद ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति दिख रही है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने आप को
संभालते हुए चल रही है, बचाते हुए चल रही है। क्या लगता है इसके दूरगामी जो परिणाम है वो बीजेपी को भी भुगतने पड़ेंगे? देखिए, राकेश जी ने जिन बातों पे इस्तीफा दिया, जी दो बातें, एक तो दिग्विजय सिंह जी का बयान और दूसरा उनके जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें कुछ बातें नहीं रखने का। जी अब आप अपने उपनेता की बात को नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि वो विद्रोह करेगा। जी और उन्होंने अपनी पार्टी से विद्रोह करके और उस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया था। जी हेलो। हाँ दीपक जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। उन्होंने विद्रोह किया था और उसी का परिणाम था कि उन्होंने विद्रोह अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया और विरोध के कारण से चूंकि पार्टी में ही विरोध की स्थिति बनी, इसलिए माननीय अध्यक्ष ने जी ये व्यवस्था दी थी कि जब पार्टी में ही विरोध है तो ये अविश्वास प्रस्ताव किस बात का। और ये व्यवस्था देने के बाद चूंकि लगातार व्यवधान पैदा हुआ और व्यवधान के कारण वो जानते थे कि आने वाले। देखिए दीपक जी मैं वाहिद नसीम बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल है दीपक जी कि ये सिर्फ एक, पूरी तरह आप भी जानते हैं, जनता भी समझती है कि ये एक बिसात थी जिसको बाकायदा बिछाया गया था। राकेश जी से भी पहले ही वार्ता हो चुकी थी कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के वक्त पर विड्रॉ करेंगे और मुखालिफ कांग्रेस के बोलेंगे, जिससे ये विश्वास मत गिर जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्लान किया था, उनको कानो कान खबर नहीं थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है। मगर सवाल यहाँ राकेश जी के विद्रोह करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते थे इस विवाद का मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पेश होता है तो जो सवालात, जो इल्जामात उठाए जाएंगे वो विधानसभा की बुक में शामिल किए जाएंगे और एक ना एक दिन उन पर कार्रवाई होगी। जहां पर अगर कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह का कोई सवाल विधानसभा में विधायक दल उठाता है अविश्वास के वक्त और वो माननीय अध्यक्ष जी के पास जाता है, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जाता है, वो बुक में बाकायदा सवाल दर्ज होगा और उस सवाल का जवाब मशीनरी आज नहीं तो कल देगी। यानी वो कल जो मुद्दे होंगे वो कल पटल पर आएंगे, जांच के दायरे में आएंगे। क्या ये सब कुछ उनसे बचने का एक तरीका नहीं था भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैं पिछली बार का विधायक हूँ, 10 साल का मेरा संसदीय अनुभव है जी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में ये सबसे घातक स्थिति आती जा रही है जी। कि विधानसभा, लोकसभा, यहाँ तक की नगर पालिका, नगर पंचायतें आज बहस से बच रही है। जी। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो हुआ मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहस होना थी और इस बहस का जवाब सिलसिलेवार आता। कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव अगर विधानसभा में नहीं आ पाया तो आज भी उनके पास, जैसे वो अपनी संसद लगा रहे, जनता के बीच में विधानसभा लगा रहे हैं। मगर दीपक जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आज वो जनता की अदालत में जिस तरह दर बदर ये विधानसभा लगाने की बात कर रहे हैं, ये विधानसभा लगाने से विधानसभा की बुक में वो सवाल दर्ज नहीं होंगे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जनता भले ही ना जानती हो, आप अच्छे से जानते हैं कि वही सवालात अगर विधानसभा में उठाए जाते तो विधानसभा की किताब में दर्ज होते और देर सवेर उन पर जांच कार्रवाई होती, भले क्लीन चिट पाई जाती। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी कि उन्होंने बाकायदा उनके एक नेता को तोड़ के विधानसभा में विश्वास मत को ही गिरा दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल बिल्कुल क्लीन चिट था तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करने से क्यों बची रही भारतीय जनता पार्टी? जोशी जी बोलिए। चलिए, हाल फिलहाल जोशी जी फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि शायद वो इस बात का जवाब दे सकें। और जिस तरह से दीपक जोशी कह रहे थे कि राकेश चौधरी खुद ब खुद अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में थे और उसी के चलते, यानी आज भी भारतीय जनता पार्टी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके खिलाफ वो तैयार थी कि नहीं। साफ दिखाई दे रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा डरी हुई थी। कहीं ना कहीं उस बात को अंदेशा था कि सवालात सामने आएंगे और कहीं ना कहीं जनता ये जानेगी कि आखिर उस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जैन साहब क्या कहेंगे आप? राकेश चौधरी ने अपनी मानसिकता काफी पहले बना ली थी। काफी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह अजय सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तब इससे ही उनकी मानसिकता बन गई कि इनको झटका देना। जी।
मेरे को अवसर मिला और लगातार ये भाजपा नेताओं ये टच में थे और उन्हें मौका मिला और उन्हें भाजपा के हाथ मिला के नहीं अपने दल के साथ में डिविजन का काम किया। लेकिन बस बात यही आ रही है कि एक समय जो था वो समय उन्होंने ऐसा चुना जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत अपना वो रणनीति एक दिखाई, कहना चाहिए, जो अविश्वास प्रस्ताव। प्रदीप जी, इस पर आप अगर गौर करें तो ये सिर्फ एक दल बदल नहीं है, सिर्फ एक विद्रोह नहीं है, बल्कि एक पूरी सरकार के कार्यकाल को बिल्कुल जांच के दायरे से बाहर करने की कार्रवाई है। आप जनता में, मीडिया में किसी तरह का, इस तरह का कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि इस मुद्दे पर किसी ने चर्चा की हो या इस सवालात को उठाया हो। आज कांग्रेस पार्टी अगर गांव-गांव जाके विधानसभा लगाने की बात कर रही है तो उससे उसका मतलब हल नहीं होता। वोटों का मतलब हल हो सकता है, मगर जो मकसद, जो जनता जनहित में हो सकता था, यानी अगर हम कोई सवालात, हमारे पास कुछ तथ्य थे, विधानसभा में पेश किए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने सवालात आते तो वो किताब में दर्ज होते। अगर वो किताब में दर्ज होते तो कल उन पर देर सवेर हर हालत कार्रवाई जरूर होती, उसके जवाब देने पड़ते, वो संज्ञान में चीजें आती और लिखित रूप में आती, मीडिया में बड़े विस्तार से उन मुद्दों पर चर्चा होती। तो एक मुझे लगता है कि इस चाल को, इस शहमात के खेल में जो पासा शिवराज सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी ने फेंका, वो उनका बहुत हद तक कामयाब रहा। वो अलग बात है कि आज कांग्रेस जो है वो दर विधानसभा लगाने की कोशिश कर रही है, मगर ये भी सत्य है कि एक बहुत बड़ी अपनी रणनीति से कांग्रेस पार्टी चूक गई है। दीपक जोशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह से हम जानना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के साथ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छल किया है, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो भी आरोप है वो निराधार हैं, या इस पर अगर बहस होनी चाहिए थी तो वो एक सही जगह थी, वो विधानसभा थी, लेकिन वहां भी आपने बचने की कोशिश की और एक कांग्रेस के व्यक्ति को तोड़कर आपने इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया और अपनी जो आपने रणनीति तय की थी उसमें आप कामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है ये बात। चुनावी साल है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जी बिल्कुल। और चुनावी साल में हर दल अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस पूर्व में भी 3 महीने 4 महीने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने लाए थे। उसके कुछ पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि हम प्रूफ करेंगे। जी। आज करीब उस अविश्वास प्रस्ताव के 5-6 महीने होने के बाद भी नहीं, आपने प्रूव करने का, दीपक जी मैं आपको रोक रहा हूँ, वाहिद नसीम बात कर रहा हूँ, आपने मौका कहाँ दिया? वो जो सबूत पेश करने की बात थी विधानसभा अध्यक्ष के सामने थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई पीएल डाला था जो वो कोर्ट में सबूत देने वाले थे, आम जनता के बीच। जब वो सदन में सबूत पेश करने वाले थे तो आपकी जो चौसर आपने बिछाई थी वो इतनी ज्यादा कामयाब रही कि आपने कांग्रेस पार्टी को मौका ही नहीं दिया कि वो पासे फेंके, आपने तो पासे ही छीन लिए। जोशी जी क्या कहेंगे? कांग्रेस के आदमी उनके नेता के विश्वास में नहीं थे तो अध्यक्ष क्या करेंगे, आप खुद सोचे। नहीं, आई एग्री, मैं इस बात से नहीं, देखिए मुझे न भारतीय जनता पार्टी से गुरेज है, न कांग्रेस से परहेज है, मैं तो पत्रकार हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई इल्जाम की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इल्जाम सच साबित हो जाते या वो इल्जाम सच साबित होने वाले थे या कांग्रेस कह रही थी वो सत्य था, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरा एक एज ए पत्रकार सवाल है कि जो सदन में सवाल उठाए जाते वो लॉग बुक में लॉग होते, वो लिखे जाते और फिर देर सवेर उनकी जांच या उन पर सवालात जवाब दाखिल होते। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ सवाल उठने से बचाने के लिए इस तमाम चौसर को खेला और वो अपने कामयाब रही। आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी आपसे बोला था, शायद वो आ नहीं पाया था, कि भारतीय लोकतंत्र का ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू होता जा रहा है कि जो सदन, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, लगातार ये हो हल्लों के कारण अपनी मूल बातों से कहीं न कहीं दूर होती जा रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जो स्थिति निर्मित हुई है उसका मूल कारण हो हल्ला ही है, चाहे वो विपक्ष ने पैदा किया हो चाहे सत्ता पक्ष ने पैदा किया। व्यक्तिगत रूप से मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूँ। मेरा अपना मानना था कि सदन बात रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी थी वो इसलिए दी थी कि विपक्ष में ही कहीं न कहीं आपस में फूट पड़ी थी और विपक्ष का उपनेता ही अपने नेता पे विश्वास नहीं कर रहा था, तो अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे रहा था, व्यवस्था के बीच हो हल्ला मचा
उस होल्ले के कारण उनको सदन। जी जी दीपक जी, मेरा सवाल आज इससे बिल्कुल अलग हटके है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे दल बदल पर या किसी के पार्टी बदल लेने पे मैं चर्चा आज नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी चर्चा का विषय ये है कि जिस तरह सदन में अगर कोई पार्टी बदल भी लेता है, दल बदल हो भी जाता है और सरकार की नीयत साफ है, तब मुद्दों पर बहस तो हो सकती थी, ताकि बात बहस से बचने के लिए एक जो नाटक किया गया राजनीति के लिए। मतलब आपको क्या लगता है कौन सा डर था जो भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कौन सा राज था जो विधानसभा में पास हो जाता? जी जोशी जी, मेरा ये कहना था कि अगर वो अविश्वास वहाँ पे नहीं हो पाया तो कांग्रेस आज इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपनी बातों को दमखम से भारतीय न्याय प्रणाली पे विश्वास करते हुए न्याय के मंच तक भी जा सकती है। आप दीपक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मगर आपने होने के बाद अगर सदन स्थगित करने का अध्यक्ष पास चाह रहा है कि आप लोकसभा देखें। जी जी दीपक जी, मैं आपकी बात को मानते हुए एक बात कहता हूँ। आप जानते हैं कि चुनावी दौर है और PIL डालने का मतलब ये है कि वो विधानसभा पे स्टे नहीं हो जाएगा कि विधानसभा जो है आप चुनाव आगे बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वोट अगर न्याय प्रणाली में कांग्रेस जाती है तो इसका फैसला कभी बहुत बाद में आने वाला है, और कांग्रेस इस गेम को चुनाव के हित में, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, चुनाव के हित में ही इस्तेमाल करना चाहती थी। कांग्रेस भी इसे चुनाव के हित में इस्तेमाल करना चाहती थी, शायद वो कुछ मुद्दों पे सदन में चर्चा चाहती थी। जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चौसर उनकी बहुत कामयाब रही कि सदन में चर्चा होने नहीं दी। और अगर हम बात करें विधानसभा की गांव-गांव लगाने की और उस पर चर्चा करने की, तो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आप मौजूदा विधायक भी हैं, आप विधायिका को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं भी पत्रकार हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ। मगर वो जो लॉग बुक में आने वाला था, वो जो दर्ज हो जाने वाली बातें थी, वो अब दर्ज नहीं हो पाएंगी। सिर्फ वो जनता को कह सकते हैं, फोटो की बात कर सकते हैं। मुद्दा अब जांच का दायरे से बाहर हो चुका है। मेरा मानना ये भी कि ऐसे अभी विधानसभा सिर्फ इस कारण से कैंसिल करना पड़ती है कि होल्ला गुल्ला हो रहा जी। लगातार आपने देखा कि 15-20 दिन तक लोकसभा नहीं चली। अब चूंकि ये सत्र बहुत छोटा था, अध्यक्ष जी को लगा कि कहीं इसमें तालमेल की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि राकेश चतुर्वेदी की इस्तीफे के बाद ना कांग्रेस बीजेपी से बात करने के लिए मैं आपकी बात की दीपक जी, मैं आपकी बात की सराहना करता हूं कि आपने कबूल किया कि चाहे हा उल्ला कांग्रेस की तरफ से हुआ हो या भारतीय जनता पार्टी की, तो आप भी मौजूद थे, आपको पता है कि हा उल्ला होने का नौबत ही नहीं है। सिर्फ एक आदमी आया सदन में, उसने अपने दल बदल का अनाउंसमेंट किया, मुखालफत की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हा उल्ला होकर सदन को जन कर दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो पूरी तरह से जो एक प्लांट वो पेश किया गया। बिल्कुल जी, प्लांट पे में नहीं साहब, आपको याद होगा कि 2 दिन सदन चला 30 दिन जी, क्योंकि आश्वास प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया था जी। अगर अध्यक्ष जी आश्वास प्रस्ताव पहले सदन में नहीं स्वीकार करते तो कांग्रेस हल्ला गुल्ला करती। बिल्कुल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्वीकार करने के बाद उस पर चर्चा तो हुई ही नहीं ना, जो उसका मुख्य उद्देश्य था। स्वीकार करने का उद्देश्य क्या था? चर्चा कराया जाना, लेकिन चर्चा हुई नहीं। एक अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास भी था। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी तरह लॉजिक लेके खड़ी है कि कोई पार्टी का अगर मुझे लगता नहीं कि ये एक विधान का मामला है, कैसे इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं रहेगा जी। सवाल ये है कि विधानसभा को जिस तरह सस्पेंड कर दिया गया, अब सिर्फ क्योंकि जानते हैं कि इतना कम समय चुनाव में बचा है कि दोबारा विधानसभा को बुलाया नहीं जा सकता, और अगर 3 महीने के कैंपेन में या 4 महीने के कैंपेन में कांग्रेस जो चाहती थी कि किसी मुद्दों को वो पहले सदन में उठाए और बाद में जनता में लेके जाए, मुझे लगता है वो पूरा मौका कांग्रेस ने गवा दिया और शिवराज सिंह एंड पार्टी की पूरी प्लानिंग 100% कामयाब रही। मगर इस पर अगर मैं जनता का पत्रकार, जनप्रतिनिधि में नहीं हूँ, मगर आम जनता में हूँ, मैं उस नाते अगर मैं आम जनता की दुविधा को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शह और मांस के खेल में जिस तरह जनता का जो आहित हो रहा है, वो जो पिस रही है, वो जो अंधेरे में रह रही है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसा बात वाहिद जी जिस तरह से वाहिद जी कह रहे हैं कि आम जनता ही निश्चित रूप से पिस रही है। यहाँ एक बात और आती है कि बीजेपी को एक अच्छा मौका मिला था कि कांग्रेस जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा होती, उस पर आम जनता को पता लग जाता कि हाँ
भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, उस पर जो आरोप हैं वो निराधार हैं। कांग्रेस बेवजह मामलों को तूल दे रही है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये मौका भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया है और यही बात लेकर कांग्रेस आम जनता के बीच पहुंच रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत उनके अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकाल दी जी। अब कांग्रेस और जनता के बीच जाकर जो बातें कही, जनता के गले कितने उतर पाते हैं, वो आरोप कितने गले उतर पाते हैं, ये समय बताएगा। अगर विधानसभा में अगर चर्चा होती तो भाजपा कम से कम 1 दर्जन मंत्री कटघरे में खड़े होते। बिल्कुल। इससे भाजपा की छवि खराब होती और वो चुनाव में काफी कुछ नुकसान होता। लेकिन भाजपा ने इसमें कांग्रेस को मात देके अपने वो बचा लिया और दूसरी ओर अब कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, लेकिन उसका कितना फायदा मिलता है इस समय बताएगा। लेकिन भाई जी, एक बात ये बात सामने आती है कि अब आने वाले समय में आम जनता जितनी जागरूक है, मीडिया ने जितना आम जनता को जागरूक कर दिया है, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। ये मामला इतनी जल्दी आसानी से ठंडा भी नहीं होगा, अभी ताजा मामला है। निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो जब आम आदमी के बीच, वोटर्स के बीच जब पहुंचेगी, मतदाताओं से जब बात करेगी, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जहन में यह बात होगी, तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। प्रदीप जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जितने बड़े, देखिए मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होने वाला था कि फायदा होने वाला था। ये इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुद्दे बाहर नहीं आए हैं, वो मुद्दा मीडिया तक, हम तक ऑथेंटिक रूप में नहीं पहुंचा है। और मैं भाई जी संक्षिप्त में चाहूंगा इसका जवाब। तो संक्षिप्त में बात यह है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत लाभ होगा जनता में उठाने का, मगर उनको कोई जो मुद्दे वो बनाना चाहते थे वो मुद्दे तो नहीं बने हैं, मगर जो आधार उन मुद्दों को दबाने का रहा, अब कांग्रेस ने उसी को मुद्दा बना लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत असरकारक तो नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ असरात उसके जमीन पर दिखेंगे। बिल्कुल वाहिद जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्री स्क्रिप्टेड, प्री प्लान तरीके से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा किया और उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, निश्चित रूप से एक आम जनता के साथ ये सब कुछ गलत था। आने वाले समय में आम जनता ये देखेगी, समझेगी और जो मतदाता है वो जानेगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ छल किया है। ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस इस मुद्दे को काफी संजीदगी से उठा रही है। आर पार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।